हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एएसओ मेंस का जो एग्जामिनेशन हुआ है 27 फेब को, उसका हम साइंस के पीवाईक्यू को देख रहे हैं। और हम ये जो सीरीज चल रही है हमारी बिहार के ऑल एग्जाम के जो पीवाईक्यू हैं, खास करके जो 2025 में पूछे गए हैं, तो ये 2026 का था और इसमें क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा था, तो इस कारण से इसको भी डिस्कस कर रहे हैं। अब चूंकि बीपीएससी ही एईडीओ का एग्जामिनेशन लेने वाली है, तो इस कारण से ये साइंस के जो सवाल होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और आपको पता है कि जो सीएससी एग्जामिनेशन होता है, सीएससी एग्जामिनेशन जो होता है उससे टफ ही एग्जामिनेशन के सवाल होते हैं और जो अदर बीपीएससी एग्जाम लेता है उनकी। तो हमने अभी तक इसमें बताया कि 41 क्वेश्चन हम टोटल देखने वाले हैं, जिसमें मैंने 25 क्वेश्चन तक दो पार्टों में इसको डिस्कस कर दिया। चूंकि डिस्कशन अच्छा खासा होता है, इस कारण से एक एक घंटे का मैंने दो पार्ट इसका जो है वो अपलोड कर दिया है। ये लास्ट पार्ट है, जिसमें हम जो 26 नंबर से लेकर 41 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे और प्रयास करेंगे कि एक घंटे के अंदर इसको कंसाइज कर पाए। जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो उनको बताऊं और प्रमाणित भी करूं कि कहाँ से क्वेश्चन जो है वो आए हैं। बाकी एक अलग से इस संदर्भ में मैं वीडियो भी बना दूंगा, कई स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि आपको जब भी क्वेश्चन जो सिलेक्शन आपको लेना होता है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि सिलेक्शन आपको लेना है तो ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। नहीं, अब इस हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो अपना लेवल अप ना करें। अपने लेवल को अप तो आपको करना है, लेवल को तो बढ़ाना है आपको। जो चीजें हैं वो आपको पढ़नी ही है। ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन से रिजल्ट नहीं होता तो हार्ड चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। आपको पढ़ना है, लेकिन एक सीमित दायरे में, एक लिमिटेशंस में। लिमिटेशंस में यदि आप अपने लिमिट को भूलेंगे तो रिजल्ट से दूर भागेंगे। तो लिमिटेशंस आपको अपना ध्यान रखना है कि कहाँ तक मुझे चीजें पढ़नी है और कहाँ तक मुझे चीजें नहीं पढ़नी है। क्योंकि मैंने बता रखा है ना कि ये जो क्वेश्चंस 41 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से आप जो है वो ऐसे डिवाइड कर लो, 20 क्वेश्चन डिवाइड कर लो और 20 इधर डिवाइड कर लो। अब इस 20 को आप आराम से जो है वो दो पार्टों में डिवाइड कर लो। एक जो है वो इजी कर लो, एक जो है वो मॉडरेट कर लो और इस वाले को टफ कर लो। तो हर चीजें थोड़ी करनी है, नहीं ये आसानी से आप कर लोगे, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। मॉडरेट वाला भी एकदम थोड़ा सा सोच समझ के करोगे तो बन जाएगा, और हार्ड वाले में 50% तो आपसे बनेंगे, लेकिन सवाल यह है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आपसे बन पाएगी, अदरवाइज नहीं बन पाएगी। तो हमने ये बस आपको बता दिया है, बाकी हम बढ़ते हैं। हमारा सवाल है कि जो पृथ्वी होता है उस पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम जो है वो मिलता है। ठीक है, एंजाइम की बात कर रहा है ये। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जब 11th की किताब आप पढ़ोगे तो वहां पे केब्स क्रेब्स साइकिल करके एक जो है वो कंसेप्ट दिया हुआ रहता है। क्रेब्स साइकिल बोल रहा हूँ, कैल्विन साइकिल बोलते हैं। कैल्विन साइकिल करके एक कंसेप्ट दिया हुआ, उसी कंसेप्ट से ये सवाल जो है वो पूछा गया है। ठीक है, और कई बार मैंने इस बारे में आपको बताया है। इसका आंसर जो होगा वो रुबिस्को होता है। ठीक है, मैंने जब बायोलॉजी का लेक्चर डाला था तो वहां पे मैंने बताया था, जब श्वसन मैं पढ़ा रहा था तो। ठीक है, प्लांट्स में जब श्वसन पढ़ा रहा था ना, तो वहां पे इस बारे में मैंने बताया था। और ऐसे तो कई बार मैंने इस बारे में एक्सप्लेन कर ही रखा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब दूसरा आपसे सवाल पूछ सकता है कि रिबिस्को जो है उसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म पूछेगा। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, मे बी आगे एक एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हो तो वो, तो इसका होता है रूबीलोज, रूबीलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, बिस फॉस्फेट, बिस फॉस्फेट कार्बोजाइलेज, या फिर ऑक्सोजाइलेज, ऑक्सीजिनेज, ये इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है इस एंजाइम का? इस एंजाइम का काम होता है कि जो केल्विन साइकिल होता है, जो केल्विन
साइकिल होता है, इस केल्विन साइकिल में CO2 का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, तो ये CO2 का फिक्सेशन करता है। CO2 का फिक्सेशन करता है। अब आप यदि अपना दिमाग को घुमाओगे और देखोगे कि ASO 2025 का ही प्री का जब सवाल आप उठाओगे तो वहां पे पूछा है इसी CO2 फिक्सेशन से रिलेटेड कि इस CO2 फिक्सेशन के लिए कौन सा एंजाइम जो है वो जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है, ये सवाल आपको वहां पे दिख जाएगा। तो वही सवाल यहाँ पे विस्तार करके पूछ लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। अब ये हो कहाँ रहा है? अब ये हो रहा है कहाँ? तो ये हो रहा है प्लांट्स में, ट्री में हो रहा है। अब चूंकि पृथ्वी पर हरे पेड़ पौधे हैं, शैवाल है, साइनोबैक्टीरिया है, ये सारे भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और उस प्रकाश संश्लेषण में इस एंजाइम को यूज तो करेंगे ही। इसीलिए जब भी बोला जाएगा कि कौन सा प्रोटीन या फिर कौन सा एंजाइम जो है, एंजाइम क्या है? प्रोटीन ही तो है ना, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आपका सवाल रूबिस को होना चाहिए, ये आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अस्पाइरुलिना से संबंधित निम्नलिखित तथ्य पर आपको विचार करना है। अस्पाइरुलिना से संबंधित, ठीक है, ये अस्पाइरुलिना के बारे में पूछा जाए तो अस्पाइरुलिना जो है वो क्या है? तो पहला फैक्ट देखते हैं, ये बोल रहा है कि प्रोटीन रिच्ड है, प्रोटीन इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो अस्पाइरुलिना है उसको सुपर फूड कहा जाता है, इसको सुपर फूड कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग 60 to 70% जो है वो प्रोटीन मिलते हैं। 60 to 70% जो है वो प्रोटीन मिलता है। ये लूसेंट का जब आप सवाल देखोगे ना, लूसेंट का जो स्पेशल साइंस की किताब आती है वहीं पे ये मिल जाएगा आपको, इसमें एनसीईआरटी भी नहीं जाना है, बाकी एनसीईआरटी में तो है ही। ठीक है, तो ये लूसेंट का जो स्पेशल साइंस आता है वो काफी है इसके लिए। प्रोटीन रिच्ड ये है, तो पहला तो स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया, प्रोटीन रिच्ड जो है, इसीलिए इसका उपयोग जो है वो अंतरिक्ष यात्री जो है वो करते हैं। आप क्लोरेला भी जानते होगे, क्लोरेला भी अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन के ही कारण यूज करते हैं। तो ये क्या है? क्लोरेला प्री में पूछा था, अभी देखो मेंस में स्पाइरुलिना पूछ दिया, तो अंतरिक्ष यात्री भी इसका यूज करते हैं। अंतरिक्ष यात्री जो है वो इसका यूज जो है वो करते हैं एज ए प्रोटीन सोर्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरा बात हो रही है कि प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या है? ये पुराना है, इनिसेंट है, प्रिमिटिव है। तो ये भी जो है वो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यह जो एक साइनो बैक्टीरिया है, लूसेंट की किताब उठाइए वहीं पे मिल जाएगा। ये क्या है? एक साइनो बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया है। अब ये साइनो बैक्टीरिया जो है ना, क्या ये बैक्टीरिया है? नो, इट इज नॉट अ बैक्टीरिया, इट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल है ये। और नील हरित शैवाल क्या है? वो तो प्रोकैरियोटिक ही है ना, जिसमें केंद्रक होता भी नहीं है, तो दूसरा भी सही है। तीसरा बात आता है क्या? वो है हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट की बात आ रही है। तो स्पाइरुलिना जो है वो एक नॉन हेट्रोसिस्ट है। ठीक है, स्पाइरुलिना जो है वो हेट्रोसिस्ट नहीं है, ये क्या है? नॉन हेट्रोसिटस है। ठीक है, हेस्ट्रोसिस्ट का मतलब क्या होता है? हेस्ट्रोसिस्ट का मतलब होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक विशेष कोशिकाएं इसमें होती है। इसका मतलब हो गया, मीनिंग क्या हो गया? मीनिंग हो गया कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना है, इसके लिए जो है वो विशेष कोशिकाएं होती हैं, विशेष सेल होती हैं हेट्रोसिसिस में। लेकिन स्पाइरुलिना क्या है? वो नॉन हेट्रोसिटिस है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एनाबीना हो गया, नोस्टोक हो गया, इन सब में ये पाई जाती है, लेकिन स्पाइरुलिना में नहीं पाई जाती है। इस कारण से नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो कौन कौन करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो आप देखोगे कि कौन कौन करता है, तो ये करेगा एनाबीना, जो धान के खेत में होता है, एनाबीना। राइजोपस करता है,
जो कि मटर वाले खेत में रहता है, दलहन खेत में रहता है। आप नॉस्टक को देखोगे, नॉस्टॉक जो है वो भी करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप जो है वो राइजोपस को देखोगे, तो ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो करते हैं। तो पहला सही, दूसरा सही, ये गलत है। यूपी ट्रिपल एससी में ये सवाल पूछा जाता है ना कि कितने सही हैं, तो एक सही है, दो सही है। इसका मतलब ये नहीं कि नंबर की बात हो रही है, नहीं, नंबर में एक दो सही है, दो ही सही है, तो ओनली फर्स्ट सही, ऑल थ्री सही, फर्स्ट एंड सेकंड सही, तो प्रथम और द्वितीय जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि दिए गए दो कथनों में एक कारण है और रीजन आपको दिया गया हो, तो हम बात करते हैं सबसे पहले असर्शन की। असर्शन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है वो वातावरण का तापमान जो है वो बढ़ गया है। कोई डाउट नहीं है, ये तो सही है। ग्लोबल वार्मिंग है, उसके कारण जो है वो तापमान बढ़ ही रहा है, तो तापमान बढ़ने को ही तो ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो रहा है, इसके कारण ये बढ़ रहा है। ठीक है। रीजन की यहाँ पे बात हो रही है कि यह जो है वो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने, जंगल की कटाई, उसके साथ ही साथ मीथेन गैस की मात्रा बढ़ने से हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम CO2 को बढ़ा रहे हैं। CO2 क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। हम कह रहे हैं कि CH4 को बढ़ा रहे हैं, मीथेन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बढ़ा दिया। उसके साथ ही साथ हम जो है वो वन को भी काट रहे हैं, फॉरेस्ट को भी काट रहे हैं। इससे क्या हुआ है कि ग्रीन हाउस गैसेस तो दो गो है ही, उसके साथ ही साथ हम वन को भी काट रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल को क्या करता है, वायुमंडल का जो गर्मी होता है ना उसको रोक के रखता है। अब इनकी मात्रा बढ़ते जा रही है तो वो ज्यादा से ज्यादा गर्मी को रोक के रखेगा। उसके साथ ही साथ वनों की कटाई हो रही है, इस कारण से CO2 का अवशोषण भी नहीं हो पा रहा है। तो ये तो रीजन भी है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसी कारण से है वो तापमान भी बढ़ रहा है ग्रीन हाउस गैस के ही कारण। तो स्टेटमेंट भी सही है और जो है वो उसका जो है वो व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। बहुत आसान सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित निम्न जीवों को विकास के सही क्रम में रखते हुए नीचे दिए गए सही कूट का चयन करें। आपको बताना है कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उनका जो है वो इवोल्यूशन जो है वो कैसे कैसे हुआ है। इस संदर्भ में ये जो सवाल है वो पूछा गया है। यहाँ पे जो भी चीजें आपको दिए हुए हैं ये सारा जो है वो फंगस है। तो फंगस के ही इवोल्यूशन की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है। प्रश्न थोड़ा सा तो जटिल है ही। आप जब इनको देखोगे, प्रश्नों को जटिलता पे बात करोगे तो थोड़ा सा तो जटिल है ही, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना मुश्किल होता ही है। लेकिन क्या करोगे, पूछ लिया है तो देख ही लेते हैं। चलो एक एक करके सब पे बात करते हैं। पहला जो है वो फाइटो तेरा है, फाइटो तेरा है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको समझनी है। तो फाइटो फथोरा जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं ओ माइसेट्स। ओ माइसेट्स मतलब कि इसको एग फंगस भी कहा जाता है। एग, आगे के एग्जामिनेशन के लिए एग फंगस इसको बोला जाता है। ठीक है, एग फंगस इसको कहते हैं। यह जो है वो सबसे ज्यादा प्रिमिटिव है, सबसे ज्यादा जो है वो प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव मतलब सबसे ज्यादा पुराना है। प्रिमिटिव सबसे ज्यादा जो है वो पुराना है। तो एक एक कहाँ है, ये खत्म ये खत्म। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो पुराना है। अब तो इसे कवक से अलग रखा गया है। अब इसको फंगस में रखा भी नहीं जाता, इसको कवक से अलग रख के एक जो है वो क्रोमिस्टा में रखा जाता है। और पारंपरिक रूप से पहले ये कवक ही था, लेकिन अब इसको जो है वो क्रोमिस्टा ग्रुप है उसमें रखा जाता है। क्रोमिस्टा ग्रुप है उसमें इसको रखा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना हो गया। उसके बाद मार्चेला का तो नाम सुना हुआ है आपका। ये जो मार्चेला है इसका तो नाम आपने सुना होगा। कहाँ सुना है, थोड़ा सा भी ध्यान देखिएगा। तो ये सैक फंगी होता है। मार्सेला जो है वो क्या है, तो यह एक सैक फंगी है। ठीक है, तो ये फंगस होता है। मार्सेला का नाम भी आपने सुना है। तो ये क्या है, ये भी एक फंगी है जिसका विकास का क्रम की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे आता है। तो पहला के बाद जो है वो चौथा आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर जो है वो बनेगा। आगे देखते चलते हैं और जो क्वेश्चन बचे हुए हैं। एगेरिकस की बात करें कि एगेरिकस है, इसके बारे में क्या क्या हमको जानना है।
तो ये भी एक फंगिस ही है, लेकिन मशरूम होता है क्लब फंगी, मतलब मशरूम होता है जो सबसे विकसित कवक भी इसको कहते हैं। सबसे विकसित, सबसे डेवलप्ड कवक, सबसे विकसित कवक इसको कहा जाता है, सबसे डेवलप्ड जो है वो फंगी इसको कहा जाता है। उसके बाद लास्ट जो बचता है वो कौन सा है? वो है आल्टरनेरिया। आल्टरनेरिया जो कि है, इसमें लैंगिक जनन जो है वो ज्ञात नहीं है, इसीलिए इसे अक्सर जो है वो जो जो मॉर्चेला है ना, उससे बाद में ही रखा जाता है। ठीक है? तो विकास का जो क्रम होता है, उतना ज्यादा तो डिटेल में हम इसके ग्रुपों के बारे में नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो है वो फाइटोपथेरा ही आएगा, फाइटोफथोरो आएगा, उसके बाद जो है वो मॉर्चेला आएगा, देन जो है वो मॉर्चेला आएगा, देन जो है वो एग्रिकस आएगा, और फिर एग्रिकस के बाद जो है वो लास्ट जो है वो अल्टरनेरिया आएगा। ठीक है? अल्टरनेरिया आएगा। तो ऐसे करके इनको चलते हैं। विवाद हैं, लेकिन सबसे पहले हम जो है वो इसी को रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ ही आपको जाना होगा। बाकी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं बनेगा ऐसा क्वेश्चन, कहीं कैसे भी नहीं बन पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। एनसीईआरटी का प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन पढ़िए, मेरा लेक्चर प्लांट हार्मोन वाला देखिए, एकदम मिल जाएगा वहीं पे इसका आंसर आपको। एक एक करके चलो डिस्कस करते हैं प्लांट हार्मोन और उसके क्या क्या काम है। मैं देखो समझता हूं कि कैसे आप आंसर निकाल सकते हो, पहले उस पे बात करते हैं। आपको क्या पता है? आपको जो है वो इथिलीन तो पता है, इथिलीन आपको पता है कि ये क्या है? तो एक गैसियस हार्मोन है। क्या है ये? एक गैसियस, गैसियस प्लांट हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, जो कि क्या काम करता है? तो ये फल को पकाता है, तो फ्रूट की रिपिंग करता है, फ्रूट रिपिंग करता है, फूल फूल को जो है वो पकाने के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो आप देखो कि फल पकाना कहीं दिया हुआ है, तो फ्रूट रिपिंग तो दिया हुआ है, तो डी का तीन हमको ढूंढना है, डी का तीन ढूंढना है। तो डी का तीन जो है वो ये खत्म हो गया, ले खत्म हो गया, लेकिन अभी भी बात जो है वो फंस रही है, अभी भी बात जो है वो फंस रही है। तो दूसरा, अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज होगा, तो आपको पता होगा कि ए बी ए जो है वो किसको कहा जाता है? ए बी ए जो है वो किसको कहा जाता है? अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा भी डिटेल से आपने पढ़ा होगा, तो इसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, इसको बोला जाता है एब्सिसिक एसिड। अब तो आपको ये पता होगा हार्मोन के बारे में कि एब्सिसिक एसिड है, इसका क्या काम है। तो ये क्या करता है? तो ये तनाव हार्मोन है। ये जो है वो क्या करता है? ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, ग्रोथ रोकता है। तो ग्रोथ इनहिबिटर जो है वो हार्मोन ये है। ये क्या करता है? तो तनाव हार्मोन है, स्ट्रेस देता है, तनाव हार्मोन है, स्ट्रेस देता है। ये क्या करता है कि रंध्रों को बंद कर देता है, जो भी स्टोमाटा होते हैं उनको जो है वो बंद कर देता है, बंद कर देता है स्टोमाटा को बंद कर देता है। उसके साथ ही ये क्या कर देता है? तो ये बीज का जो सीड की डोरमेंसी होता है ना, उसको बढ़ा के रखता है, सीड को जर्मिनेट होने ही नहीं देता। तो सीड की डोरमेंसी को बढ़ा के रखता है, सुषुप्तता बोलते हैं इसको, सुषुप्तता इसको कहा जाता है, सुप्तता या फिर सुषुप्तता इसको कहते हैं, इसको बढ़ा के रखता है। तो देखो अब कहाँ है सीड डोरमेंसी, देखो यहाँ पे है। तो अब आपको सी का क्या ढूंढना है? सी का वन ढूंढना है, देखते हैं, यहाँ के बाद भी नहीं बनता है क्वेश्चन। सी का वन, डी का थ्री, चलो इतना में ही बन गया। आपको ना तो आईवीए की जरूरत पड़ी, ना ही जीए थ्री की जरूरत पड़ी, इतने में ही आपने ऑप्शन नंबर ए को आंसर जो है वो ढूंढ लिया। तो ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब चूंकि हमको बताना है और मैंने बता भी रखा है क्लास में, तो आप देख लीजिए। आईबीए की बात कर लेते हैं, आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए जरूरी भी होगा। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए। इंडो ब्यूटेरिक एसिड इसको कहते हैं, इंडोल, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड इसको कहा जाता है। ये क्या है?
ये कुछ नहीं है, ये क्या है, तो यह क्या है, तो यह एक ऑक्सीन है। जो काम ऑक्सीन हार्मोन करता है प्लांट के लिए, वही काम ये करता है। तो ये क्या है, ये एक ऑक्सीन हार्मोन है। तो इसका उपयोग क्या होगा, तो एपेक्स जो होगा, एपेक्स पार्ट में कटिंग के जो ग्रोथ होता है एपेक्स पार्ट का, उसके लिए यूज होगा। तो इसका उपयोग जो है वो कटिंग लगाने में किया जाता है। कटिंग लगाने पर जो रूट को प्रेरित करने के लिए इसको किया जाता है, जो जड़ होती है ना, तो जब भी आप कटिंग लगाते हो, जैसे कलम लगा रहे हो आप गन्ने का कलम लगा रहे हो, आप गुलाब का कलम लगा रहे हो, तो उसको कटिंग बोला जाता है। तो जब भी आप कटिंग लगाते हो तो ग्रोथ ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो जब भी कटिंग लगाते हो तो जड़ ज्यादा मजबूत उसकी होनी चाहिए। उसके लिए जो रूटिंग को प्रेरित करता है वो यही करता है, आईबीए। रूटिंग जो होती है, जो जड़ होती है, उसको क्या प्रेरित करता है, जड़ को प्रेरित जो करता है, जड़ को नीचे जाने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए जो प्रेरित करता है, वही ऑक्सीन हार्मोन होता है। तो ये आईबीए का बारे में समझ में आ गया क्या है। अब बचता है GA3। GA3 बच रहा है। इस बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि GA3 है, इसका क्या काम है। ठीक है। तो इसको सीधी सी बात है, ये जो है वो जिब्रेलिक एसिड है। अब आप कहोगे कि हाँ, ये तो नाम मैंने सुना है। तो ये क्या है, ये है जिब्रेलिक एसिड। ये है जिब्रेलिक एसिड, जो कि है क्या है, तो ये जिब्रेलिन है, सीधी नॉर्मल भाषा में बात करूं तो ये क्या है, ये जो है जिब्रेलिन है। अब तो आपको पता है ना कि जिब्रेलिन का क्या काम है। तो यह क्या करता है, तो ये जो है स्टीम जो होता है, तना जो होता है, तने को ग्रोथ करता है। तने का जो ग्रोथ करता है, पौधे की समग्र वृद्धि, प्लांट का जो पूरा ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है। प्लांट का ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है। ठीक है। बोल्टिंग इफेक्ट इसको कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, कभी आगे पूछ लिया जाए, बोल्टिंग इफेक्ट। बाकी क्लास में काफी डिटेल से इन सब चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया है। तो अब तो ये पूरा क्लियर हो गया, कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर एक कैसे बना, हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, बोल रहा है कि एक जानवर जो सांस लेता है, लेकिन उसका कोई रिसेप्टरी ऑर्गन जो है वो नहीं होता है। देखो क्या बोल रहा है कि वह कौन सा जंतु है जो श्वसन तो लेता है, लेकिन उसके लिए उसमें ना तो फेफड़ा होता है, ना तो गलफड़ा होता है, ना ही श्वास लेनी होती है। कोई भी एक विशिष्ट स्पेसिफिक रिसेप्टरी ऑर्गन जो है वो नहीं होता है। जैसे हमारे में फेफड़ा है ना, जैसे मछली में गलफड़ा है ना, जैसे मेढक में जो उसकी त्वचा से भी हो जाता है, उसका जो है वो अपना गिल्स भी होता है। तो ऐसे ही उसमें नहीं होता है। तो सीधा सा सवाल है, मछली आपको पता है कि गिल्स होता है, मेढक भी पता है कि है। सवाल फंसेगा अर्थवॉर्म और कॉकरोच में। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, तो हमारा आंसर जो है वो कॉकरोच बनेगा। यहाँ से मैं कंफ्यूजन को खत्म नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बेसिक लोग यहीं तक पढ़ते हैं। केंचुआ जो होता है, अर्थवॉर्म जो होता है, उसमें श्वास लेने के लिए कुछ भी नहीं होता। कॉकरोच जो है वो अर्थवॉर्म से थोड़ा सा तो डेवलप्ड दिख रहा है ना, तो ऐसे आधार पे भी आप इसका आंसर जो है वो लगा सकते थे। तो केचुआ क्या है, केचुआ एनेलिडा फाइलम का ग्रुप है, एनेलिडा फाइलम में आता है। इसका जो फाइलम है वो कौन सा है, तो एनालिडा है। ये सवाल पूछा जाएगा, नॉर्मल एग्जामिनेशन में आता है, लेकिन क्या करो, याद तो रखना पड़ेगा। एनिलिडा में आता है। तो इसमें श्वसन के लिए कोई विशेष अंग जो है वो नहीं होता, ये अपनी जो वेट या फिर मॉइस्ट स्किन के माध्यम से जो है वो श्वसन कर लेती है। ये क्या करती है, मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन करती है, रेस्पिरेशन करती है। अर्थवॉर्म जो होता है वो क्या है, ये एक द्विलिंगी होता है। ये द्विलिंगी होता है। ठीक है, ये द्विलिंगी होता है। अब आप क्लास मेरा उठाओगे बायोलॉजी का, या फिर मैंने जब बिहार एसआई का क्वेश्चन डिस्कस किया था यूट्यूब पे, तो वहां पे आप देखोगे कि जो भी मॉइस्ट स्किन से श्वसन करते हैं ना, जो भी जीव जो होते हैं वो मॉइस्ट स्किन से श्वसन करते हैं, उनको त्वचीय श्वसन कहा जाता है। उनको जो है वो त्वचीय श्वसन कहा जाता है।
क्यूटेनियस रिस्पायरेशन इसको बोलते हैं। अब ये क्यूटेनियस रिस्पायरेशन भी पूछ गया है, सवाल सवाल में ये भी पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। केचुआ जो होता है इसकी त्वचा पर म्यूकस की परत होती है जो कि हवा से ऑक्सीजन को घोलकर जो है वो सीधे रक्त में भेज देती है और CO2 को जो है वो बाहर निकाल देती है। यदि केंचुए की त्वचा जो है वो सूख जाती है तो वह सांस नहीं ले पाता है और मर जाता है। और ये जो है वो बाइसेक्सुअल होता है, मतलब जो है वो जो केंचुआ होता है उसमें पुरुष और महिला दोनों एक ही में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। मछली कैसे ले रहा है, तो वो गिल से ले रहा है, गलफड़े से ले रहा है। मेढक कैसे ले रहा है, तो मेढक में लंग से होते हैं। और जब भी मेढक जो जमीन पे होता है और तो जमीन पे होगा तो वो स्किन से लेगा, और पानी में होगा तो वो कैसे लेगा, पानी में वो लंग से लेगा। फ्रॉग का याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। अभी फ्रॉग के बारे में एक अच्छा सवाल भी पूछा गया है, आगे आएगा। वो भी एनसीईआरटी का ही है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग जो है वो क्या है, तो फ्रॉग जो है वो क्या है, एम्फीबियन है। तो एम्फीबियन है तो वो क्या करेगा, वो लैंड पे भी रहेगा और जो है वो वाटर में भी रहेगा। तो लैंड पे जब रहेगा तो वो स्किन से श्वसन कर लेगा, और जब वाटर में होगा तो वो जो है वो लंग से श्वसन लेगा। वो जो है वो लंग से श्वसन लेगा। वहीं कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच जो है वो कैसे श्वसन लेता है, तो कॉकरोच में श्वसन के लिए एक जो है वो जाल होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जाल होता है। इसी में इस जिसे क्या कहते हैं, उसे हम श्वास नली बोलते हैं। इस जाल को हम ट्रैकिड्स कहते हैं। ट्रैकिया जो है वो इसको कहा जाता है। और जो है वो अस्पाइरिकल्स इसको कहते हैं, ट्रैकिया, या फिर इसको अस्पाइरिकल्स कहा जाता है। अस्पाइरिकल्स इसको कहते हैं। तो ये कॉकरोच के बारे में भी कभी पूछा जाए तो याद आपको रखना है। केचुआ जो है, केचुआ का रक्त जो होता है वो लाल होता है, ये आपने देखा होगा। केचुआ का जो रक्त होता है वो लाल होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। और प्लाज्मा में जो है वो हीमोग्लोबिन घुला होता है, मतलब यहाँ पे आरबीसी में नहीं होता, यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो होता है वो कहाँ घुला होता है, तो ये केंचुआ में जो है वो प्लाज्मा में होता है। तो केंचुआ का जो रक्त होता है वो लाल होता है क्योंकि इसमें जो है वो हीमोग्लोबिन जो होता है वो सीधा सीधा प्लाज्मा में घुला हुआ होता है, ना कि आरबीसी में। ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में जो होता है वो आरबीसी जो होता है उसमें जो है वो हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन केंचुआ का जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो किसमें घुला हुआ होता है, तो वो प्लाज्मा में होता है। वो प्लाज्मा में होता है, ये ध्यान आपको रखना है। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को जो है वो पोला कर देती है, मतलब उसको मुलायम कर देती है, सीधा सा याद रख लो। तो अर्थवर्म में कोई भी ऑर्गन नहीं होता, ये यूज करता है स्किन को। फिश जो है वो गिल्स को यूज करता है। इंसेक्ट जो है वो ट्रैकिया को यूज करते हैं। प्रोसेस कौन सा इसमें होता है, तो ये भी सवाल पूछा जाएगा ना, तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। डिफ्यूजन प्रासरण बोलते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से ये चीजें जो है वो चलती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि माइक्रोस्कोपी के अलावा इनमें से कौन सा जो है वो टेक्निक है, ठीक है। देखो, सवाल को मैं बहुत सिंपल करता हूं। सवाल सीधा पूछा जा रहा है कि कोशिका विज्ञान या फिर जीव विज्ञान में हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं, सूक्ष्मदर्शी को यूज करते हैं चीजों को देखने के लिए। तो सवाल ये पूछा रहा है कि और किस टेक्निक का हम यूज करके जो है वो चीजों को देख सकते हैं या फिर चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, यही सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। तो ये जो है वो ऑटो रेडियोग्राफी एक इमेजिंग तकनीक होता है, इसी को हम यहाँ पे यूज करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। यह जो तकनीक होता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। जब इन आइसोटोप को किसी कोशिका या फिर उत्तक में डाला जाता है तो ये जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं ये विकिरण को छोड़ते हैं, ये जो रेडिएशंस को है वो छोड़ते हैं, और इसे एक्सरे फिल्म या फिर फोटोग्राफी की जो इमल्सन होता है उन पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है, ताकि वह जो पदार्थ होता है ना वो कोशिका के किस हिस्से में गए हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यह जो है वो माइक्रोस्कोप के साथ ही साथ एक जो है वो पूरक तकनीक के रूप में यूज किया जा सकता है, तो इसको ऑटो
रेडियोग्राफी कहा जाता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो बॉडी में डाला जाता है। मेरा ये टेस्ट हुआ था तो आई नो इट वेरी वेल। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया। पाल्मोलिसेसिस की बात करते हैं। पाल्मोलाइसेसिस क्या है? हमारा आंसर तो बन गया। पाल्मोलाइसेसिस क्या है? तो यह पाल्मोलाइसेसिस एक घटना होती है, कोई एक यंत्र नहीं है, कोई तकनीक नहीं है। जब कोशिका से पानी बाहर निकलता है तो वह सिकुड़ जाती है। जब सेल से पानी बाहर निकला तो सेल क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये आप देखो किशमिश, किशमिश देखो, किशमिश में क्या होता है? किशमिश को जैसे ही पानी में डालोगे तो वो फूल जाता है, और पानी से जैसे ही हटाओगे तो वो जो है वो फिर से सिकुड़ जाता है। तो पानी बाहर निकल जाता है उसका। ठीक है, तो ये जो घटना है 9वीं क्लास की एनसीईआरटी में ये मिल जाएगा। पाल्मोलिसिस इसको बोलते हैं। ठीक है, बी हमने देख लिया। सी देखते हैं, मेसेरेशन। मेसेरेशन जो प्रोसेस है वो क्या है? तो मेसेरेशन होता है, यह उत्तक को गलाकर अलग करने की प्रक्रिया होती है। तो टिश्यू होता है, टिश्यू को गलाकर अलग करने का प्रोसेस, अलग करने की तकनीक, ये समझ में आया। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। रंगों को जब अलग करना होता है, मिश्रण को अलग करने का जो रासायनिक तरीका होता है वो होता है जीव विज्ञान में इमेजिंग विजुअलाइजेशन के संदर्भ में जो है वो इसको हम ऑटो रेडियोग्राफी को ही यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है, लेकिन कोशिका अध्ययन के लिए यह सब यूज नहीं किया जा सकता है। ये किस में होता है? तो रसायन में होता है, केमिस्ट्री में होता है, खास करके रंगों को अलग करने के लिए, रंगों को अलग करने के लिए। ठीक है, रंगों को अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये सवाल मैं नहीं कहूंगा कि आसान है, इजिली नहीं होगा। ये तो चीज एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बाकी जो है वो ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। बाकी आपको तो चीजें देखनी ही पड़ेंगी कि कैसे ये रिलेट करता है। तो ये आसान करना नहीं था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि गोल्जी बॉडी के बारे में पूछ रहा है। गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी उपकरण के काम के बारे में बताया गया है। गोल्जी अपरेटस का काम क्या क्या है, इस संदर्भ में बात की गई है। तो पहला गोल्जी बॉडी का काम है कि यह जो है इसमें मौजूद मटेरियल को जो है वो ट्रांसपोर्ट और केमिकली मॉडिफाई करना होता है। तो ट्रांसपोर्ट एंड केमिकली मॉडिफाई करता है मटेरियल प्रेजेंट इन इट। तो यस, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है कि इसको ट्रैफिक पुलिस इसी कारण तो बोला जाता है ना, ट्रैफिक पुलिस। गोल्जी अपरेटस को ट्रैफिक पुलिस इसी कारण तो बोला जाता है ना। गोल्जी उपकरण जो है वो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस होता है, या तो इसको पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। कई बार मैंने बता रखा है, यह जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले जो भी प्रोटीन्स होते हैं, जो भी लिपिड्स होते हैं, उनको मॉडिफाई करता है और पैक करके उनको सही जगह पे भेजता है। तो ये क्या करता है? ये करता है जो भी प्रोटीन और लिपिड्स हैं, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, इन सबको क्या करता है? इन सबको ये पैक करता है, और पैक करने के बाद भेज देता है। तो ट्रैफिक पुलिस की तरह ये काम करता है। ये लिपिड्स और प्रोटीन आ कहां से रहे हैं? तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं, ईआर से आ रहे हैं। अब प्रोटीन आ रहा है तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएगा, ये आपको बताने की आवश्यकता है ही नहीं। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा अब स्टेटमेंट क्या है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूसिन निकालता है। म्यूसिन निकालता है। म्यूसिन क्या है? एक चिपचिपा द्रव्य होता है। तो यह जो है वो क्या करता है? तो यह जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, जो कि हमारे श्वसन तंत्र में जो है वो म्यूसिन एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जब रिस्पायरेशन मैंने पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि म्यूसिन क्या है। अब इसका स्राव जो है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा ही किया जाता है। तो म्यूसिन जो है वो हम निकालते हैं रेस्पायरेशन के समय में। ये क्या है? म्यूसिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइको
प्रोटीन है, म्यूसिन, ठीक है। निकालता है इसको कौन है? तो गोल्जी एपरेटस निकालता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि जो भी कीट भक्षी पौधे होते हैं, आपको कोई कीट भक्षी पौधे का नाम याद आ रहा है? नेपेंथिस, क्या आपने ये नाम सुना है कीट भक्षी पौधे में? तो जो भी कीट भक्षी पौधे होते हैं वहां पे भी चिपचिपा जो है वो चाहिए चीजें, ताकि वो कीटों को पकड़ सके। वहां पे वो चिपचिपा द्रव्य को स्लाइम कहा जाता है। तो स्लाइम निकालता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में, ये स्लाइम निकालता है। चिपचिपा जो द्रव्य होता है, या तो उसको स्लाइम बोल लो या फिर उसको म्यूसिलेज भी कहा जाता है। या तो उसको स्लाइम कह लो या तो उसको म्यूसिलेज भी कहा जाता है। तो यह भी जो है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा ही निकाला जाता है। और आप मुझे बताओ, वीनस फ्लाई ट्रैप, नेपेंथिस, ये सब क्या है? ये कीट भक्षी पौधे ही हैं। आपको जितना भी याद आता है, 5 कीट भक्षी पौधे का तो नाम आपको याद होना ही चाहिए, जो कि बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं। उसका आप मुझे कमेंट में नाम बता दो। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही हो गया। तो तीनों के तीनों काम है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कलर ब्लाइंडनेस महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा पाई जाती है। बहुत आसान सा सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस गलत जो है वो नहीं होने चाहिए। तो वैसे पुरुषों में क्यों होता है ना? क्योंकि पुरुष में जो है वो पुरुष जो है वो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। मतलब एक भी एक्स अगर इफेक्ट हो गया तो खत्म खेल, पुरुष का हो गया। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है। सीधी सी बात आपको क्या याद रखना है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। एक्स लिंग रिसेसिव मतलब सहलगन। कई बार मैंने इस बारे में बताया है। एक्स लिंक्ड बीमारी है ये, एक्स क्रोमोसोम। और पुरुषों में क्या होता है क्रोमोसोम? मेल क्रोमोसोम जो होता है वो एक्स एंड वाई होता है। मेल का जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स एंड वाई होता है, और फीमेल का होता है वो एक्स और एक्स होता है। तो इसमें से एक खराब हो गया तो चलो दूसरा तो चलेगा ना, लेकिन यहां अगर एक खराब हुआ तो लफड़ा है भाई। पुरुषों में चूंकि एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम जो है वो केवल एक ही होता है। तो यदि उस पर एक्स पर बीमारी का जिन आ गया है, तो उसे जो है वो दबाने के लिए दूसरा कोई एक्स नहीं होता है, इसलिए बीमारी जो है वो कलर ब्लाइंडनेस पुरुषों में हो जाएगा। लेकिन महिलाओं में दो एक्स होता है, जिस कारण से एक पे यदि आता है, खतरा आता है, तो दूसरा उसको जो है वो दूर कर देता है। तो महिलाएं केवल केवल फीमेल जो होती हैं वो केवल और केवल कैरियर के रूप में काम करती हैं। ठीक है, वाहक के रूप में काम करती हैं। महिलाओं में तभी होगा जब दोनों एक्स जो है वो खराब हो जाए। तो यह एक जो खराब जिन से पुरुष बीमारी हो जाती है और महिला जो है वो यहाँ पे बच जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए पढ़िए। जिन जो है वो पुरुषों में सिंगल अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम होता है वो कलर ब्लाइंड जो है वो हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। कुछ और फैक्ट की मैं बात कर लेता हूं। वर्णांध व्यक्ति जो होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। इसे जो है वो डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। इसे जो है वो क्या बोला जाता है, कभी ये भी सवाल पूछा जाए। डाल्टोनिज्म जो है वो इसे कहा जाता है, डाल्टोनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है, सही क्रम आपको बताना है। ठीक है, सही क्रम आपको बताना है। ये क्या है कि पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास का युग है। अर्थ जो है वो कैसे कैसे अर्थ जो है वो चला, अर्थ का डेवलपमेंट जो है वो कैसे कैसे हुआ, उस बारे में ये बताया जा रहा है। तो इवोल्यूशन ऑर्डर बताना है आपको, पृथ्वी के इतिहास जो है उसके ऑर्डर को बताना है। तो इसको इयोन, एरा और पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। पृथ्वी का जो इवोल्यूशन का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, पृथ्वी का जो इतिहास होता है वो इयोन, एरा और पीरियड में डिवाइड होता है। पीरियड में डिवाइड होता है। जब ज्योग्राफी पढ़ोगे ना फिजिकल, तो वहां पे ये चीजें पढ़नी होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जो है वो हम बात करते हैं करेक्ट जो है वो सीक्वेंस की।
तो जीवन की जो शुरुआत हुई या फिर सबसे पुराना आप कह सकते हो वो प्री कैम्ब्रियन काल रहा है। प्री कैम्ब्रियन जो काल है वो जीवन की शुरुआत वाला काल रहा है। तो पहला हम देखते हैं, पहला क्या होगा? प्री कैम्ब्रियन, काफी डिटेल से तो ज्योग्राफी में पढ़ा जाएगा। प्री कैम्ब्रियन होता है जहां पे प्रोटोजोइक एज आता है। इसमें कौन कौन सा एज आएगा? तो यहाँ पे आएगा आर्केनोजोइक। आर्केनोजोइक आ गया, यहाँ पे प्रोटोजोइक आएगा, प्रोटो प्रोटेजोइक, प्रोटेरो जोइक एज जो है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो है वो जीवन स्टार्ट हुआ था, जीवन स्टार्ट हुआ था और सबसे पुराना ये है, सबसे पुराना ये है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो पैलियोजोइक, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद देखो ये सबसे शुरुआत वाला हुआ। दूसरा जो है वो क्या हुआ? दूसरा जो है वो आया पैलियोजोइक एज। पैलियोजोइक एज, ये जो है वो प्राचीन जीवन जैसे कि मछली और उभयचर का युग रहा है। मछली एंड जो एम्फीबियन है, एम्फीबियन का ये एज रहा है। तो ये पुराना जो है वो प्राचीन जीव जो है वो यहीं पे रहे हैं। तो पैलियोजोइक देखो कहाँ है, मेसोजोइक है, पैलियोजोइक है, तो ये तो हो सकता है, ये खत्म। आर्कियो जो है वो जोइक है, आर्कियोजोइक है, तो आर्कियोजोइक जो है वो हो सकता है, और पैलियोजोइक जो है वो हो सकता है। इतना तो समझ में आपको आना आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेसोजोइक के बारे में। तीसरा जो है वो मेसोजोइक है। मेसोजोइक जो है वो मध्य जीवन होता है जहां पे सरीसृप आया, डायनासोर आया। तो रेप्टाइल्स यहाँ पे आए, सरीसृप आए और उसके साथ ही साथ डायनासोर आए। डायनासोर आए तो डायनासोर का युग रहा है ये। तो उसके बाद जो है वो आर्कियोजोइक जो एज है, आर्कियोजोइक जो है उसके बाद क्या आया? उसके बाद जो है वो पैलियोजोइक एज आया। उसके बाद जो है वो पैलियोजोइक एज आया। अब उसके बाद चौथा जो है वो प्रोटोजोइक एज क्या आया? तो नहीं, ये दोनों तो एक ही क्रम में आते हैं, तो ये वाला तो गलत हो गया। तो अब जो है वो हमारा आंसर कौन बच गया? ये तो ऑलरेडी जो है वो ये उसके बाद आर्कियोजोइक आ गया, लेकिन आर्कोजोइक के बाद सीनोजोइक आ गया, तो ये भी गलत है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा है। मतलब सीधा जो है वो पहले आया पैलियोजोइक, देन आया मेसोजोइक, लास्ट में जो है वो सेनोजोइक आया। पैलियोजोइक, मेसोजोनिक और लास्ट में सेनोजोइक। सेनोजोइक जो है ये नवीन जीवन है जहां पे स्तनधारी मनुष्य का युग कहा गया है। तो सेनोजोइक जो है वो वर्तमान एज है, वर्तमान है, तो रट लीजिए। बाकी ज्योग्राफी में इसको पढ़ना होता है। तो ओल्डेस्ट आर्कियोनोजोइक है सबसे पुराना, ये वाला, ये वाला जो है वो आर्कियोनोजोइक जो है वो सबसे पुराना है। आर्कियोनोजोइक जो है वो क्या है? ओल्डेस्ट है। ठीक है, डायनोसोरस जो है वो मेसोजोइक में आया था, और जो ह्यूमन जो है वो सेनोजोइक में आया था। बस इतना याद रख लो। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि मेढक का जो टेडपोल होता है उसमें यदि आयोडीन की कमी हो तो क्या हो जाता है? ये सवाल जो है वो एनसीईआरटी 11th का किताब आप देखो, वहां पे मिल जाएगा। मैंने पढ़ा रखा है इस बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेटामॉर्फोसिस में रुकावट आएगी, इनहिबिशन होगा मेटामॉर्फोसिस में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर होगा। टेडपोल जो है वो, टेडपोल का मेढक में बदलना जो है वो मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। मेटामॉर्फोसिस जो जीवों अपना अपना स्ट्रक्चर जो बदलता है ना, उसको जो है वो मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। तो इस मेटामॉर्फोसिस में थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि थायराइड ग्लैंड से निकलता है। अब यदि जो है वो थायरोक्सिन बनने के लिए आयोडीन जो है वो रॉ मटेरियल के रूप में होता है। अब आयोडीन मिलेगा ही नहीं, तो यदि पानी में आयोडीन नहीं होगा तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा। अब इसके बिना जो है वो टेडपोल कभी भी वयस्क मेढक नहीं बन सकता है।
वह आकार में बड़ा होते रहेगा, जियांट टेडपोल, लेकिन वो लार्वा बन ही नहीं पाएगा। इस कारण से इनहिबिट हो जाता है उसका मेटामॉर्फोसिस। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, एनसीईआरटी का सवाल है, मैंने डिटेल से इसको बता भी रखा है। अब मेढक जो है ना वो पानी में जाके ही इसी कारण से अपना जो है वो जो रिप्रोडक्शन है ना वो पानी में अंडे देता है। अंडे वो पानी में देता है क्योंकि वही पानी में अंडे जो है वो बड़े होते हैं, क्योंकि वहां आयोडीन उसको चाहिए ना। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा जो है वो सोडियम को एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। देखो, सोडियम तो बाहर निकलना नहीं चाहिए हमारे यूरिन से, ज्यादा होगा तभी हम निकालेंगे, ज्यादा जो है वो तब ज्यादा होगा तभी हम निकालेंगे। तो हम यहाँ पे किडनी का नेफ्रॉन का कौन सा भाग होता है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है वो करके सोडियम को वापस रक्त में जो है वो खींच लेता है, वापस जो है वो रक्त में जो है वो खींच खींच लेता है। तो देखो, पूरा आप जब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ोगे तो वहां पे कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेफ्रॉन जो होता है वहां पे नेफ्रॉन में कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उसी नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में एक जो होता है वो पीसीटी होता है। जिन्होंने हमारी क्लास को पढ़ा होगा ना, उनको पता होगा कि पीसीटी जो है वो क्या होता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स इसको कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स इसको कहा जाता है। ये नेफ्रॉन का भाग होता है जो कि वुमेन कैप्सूल के ठीक बाद आता है। ऐसे आप देखोगे स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में एक गुच्छे जैसा पूरा संरचना जो है वो आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे गुच्छे वाला संरचना आएगा। अब इसके बाद ही जो स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बनता है ना, उसी को जो है वो पीसीटी बोला जाता है, उसी को पीसीटी जो है वो कहा जाता है। आप फिगर देखोगे आराम से पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा जो है वो वुमेन कैप्सूल कहलाता है। ये जो दिख रहा है ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। ग्लोमेरुलस से छनकर जब आया फिल्ट्रेट होता है, जो कि आप कह सकते हो प्रारंभिक मूत्र होता है, वहां पे 70% के आसपास जो है वो सोडियम होता है और पानी होता है। अब इसी भाग में पीसीटी जो होता है यहीं पे रीऑब्जर्व कर लिया जाता है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ये जो है वो एटीपी की आवश्यकता यहाँ पे होती है। क्योंकि जब भी एक्टिव चीजें होंगी ना तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स में इसका जो है वो यूज कर लिया जाता है। वहीं हेनले लूप जो होता है, हेनले लूप जो होता है वो इस तरीके से हेनले लूप होता है। इसमें एक एक जो है वो डिसेंडिंग हेनले लूप हो गया और दूसरा जो है वो असेंडिंग हेनले लूप हो गया। डिसेंडिंग हेनले लूप हो गया और असेंडिंग हेनले लूप हो गया। तो हेनले लूप और डीसीटी में भी एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन मात्रा और प्राथमिक कार्य के हिसाब जो है वो पीसीटी जो होता है वो मुख्य स्थल होता है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स होता है। बाकी यहाँ पे भी सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है, मैंने बताया होगा। आप देखोगे कि सोडियम का एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ भी होगा, मूत्र को गाढ़ा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो पीसीटी जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो पीसीटी के पास ही हो जाता है। सोडियम हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, सबको एब्जॉर्ब कर लेना है, कुछ भी शरीर से बाहर नहीं जाना चाहिए। हेनले लूप जो है वो कंसंट्रेशन करता है, गाढ़ा बना देता है मूत्र को। डीसी जो है वो कंडीशनल रीअब्जर्वेशन करता है। डिसेंडिंग जो हेनले लूप होता है, डिसेंडिंग बोल रहा हूँ, डिस्टल कॉन्वुलेटेड जो ट्यूब्यूल होता है, जो सबसे लास्ट पार्ट होता है न्यूरॉन का, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। जब भी रीअब्जॉर्प्शन की जरूरत पड़ेगी, जब भी एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो कमेगा ना, तब किया जाएगा। आप रिस्पायरेशन वाला लेक्चर देखिए, वहां पे काफी डिटेल से इस बारे में चर्चा जो है वो की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा नेशनल पार्क जो है वो भारतीय एक सींग वाले गैंडा के नया घर है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व है यूपी में, दुधवा टाइगर रिजर्व है यूपी में, ध्यान आपको रखना है। भारत में एक सींगे वाले गैंडा जो है वो मुख्य रूप से काजीरंगा और पश्चिम बंगाल का जो जल्दा पारा है वहां पे मिला जाता था। लेकिन 1984 में गैंडे की आबादी को सुरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश का जो दुधवा पार्क है वहां पे गैंडा पुनर्विवास परियोजना, राइनो री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ। यहाँ पे गैंडा पुनर्वास परियोजना कब हुआ, 1984 में हुआ। असम और नेपाल से गैंडा लाए गए थे, जो अब जो है वो यहाँ सफलतापूर्वक रह रहे हैं और उनका जो है वो ये नया घर कहा जाता है। तो आपको दुधवा याद रखना होगा। थोड़ा सा डिफरेंट सवाल था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जो है वो प्रोडक्ट और उसके लिए जिम्मेदार माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सही मिलान है, ठीक है।
प्रोडक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सही मिलान है। तो आपको दिया हुआ है कि ईस्ट से जो है वो इथिल अल्कोहल मिलता है, ईस्ट से इथिल अल्कोहल मिलता है, तो यस फर्मेंटेशन से ये होता है, तो पहला ही मिलान जो है वो सही हो गया। ईस्ट जो होता है, यदि हम ईस्ट की बात करें कि कौन सा ईस्ट, तो ईस्ट में भी आप लिख लो सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, सैक्रोमाइसिस सेरेविसे है। ये क्या है? ये एक कवक है, ये एक कवक है। यह क्या करता है? ये शुगर का फर्मेंटेशन करता है। जो चीनी है, जो शुगर है, शुगर का ये क्या करता है? शुगर का फर्मेंटेशन करता है, फर्मेंटेशन करता है। और फर्मेंटेशन करके क्या बनाता है? शुगर के फर्मेंटेशन से क्या बनाता है? तो यहां से एथिल अल्कोहल बनाता है, एथिल अल्कोहल बनाता है, और उसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनाता है, और इसका उपयोग शराब और बियर बनाने में किया जाता है। तो पहला ही सही हो गया। चीड़ की बात आ रही है, जो पाइन बोलते हैं उसको बोला जाए कि नाइट्रोबैक्टर है। तो चीड़ जो है वो नाइट्रोबैक्टर नहीं है, नाइट्रोबैक्टर जो है वो नाइट्राइड को नाइट्रेट में बदलता है। नाइट्रोबैक्टर तो होता है कि नाइट्रेट, नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोबैक्टर क्या काम करता है? तो वो नाइट्रोजन को, पेड़ पौधे नाइट्रोजन डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, इन कारण से इसको या तो नाइट्रोजन को नाइट्राइट, नाइट्रोजन सबसे पहले क्या होगा? नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया, नाइट्राइट में कन्वर्ट हो गया, तो इस नाइट्राइट को भी नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। क्या कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में? तो नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर इसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो दूसरा जो है वो गलत हो गया। तीसरा जो है वो एसेटिक एसिड जो है, एसेटिक एसिड जो है वो लैक्टोबैसिलस से जोड़ रहा है। तो ये जो एसेटिक एसिड होता है, यह एक एसिटोबैक्टर होता है। लैक्टिक एसिड जो होता है वो एसिटोबैक्टर से मिलकर बना होता है, एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी से बनता है। लैक्टोबैसिलस से दही बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लैक्टोबैसिलस तो कर्ड के लिए है। उसके बाद जो है वो दही एजोटोबैक्टर से जोड़ रहा है, तो ये तो गलत ही है। कर्ड तो लैक्टोबैसिलस हो गया, एजोटोबैक्टर क्या कर रहा है? एजोटोबैक्टर तो एजोटोबैक्टर एसिटिसी जो हमने बता दिया, एजोटोबैक्टर जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज किया जाता है। एजोटोबैक्टर जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि न्यूरॉन में रिफ्रैक्टरी पीरियड वह समय होता है जब पूरी तरह से एक्साइटेबिलिटी इनमें से नहीं होती है। रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होता है न्यूरॉन्स में, वो कौन सा टाइम है जब देयर इज नो एक्सटेबिलिटी इन देम, उसमें कोई एक्सटेबिलिटी है ही नहीं। तो ऐसे सवाल को करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जब भी आपने सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा होगा, आप लेक्चर को देखोगे तो आपको पता चलेगा। हमने बताया था कि सोडियम पोटेशियम पंप होता है। इसी सोडियम पोटेशियम पंप के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन जो होती है, इंपल्सेस जो होती है, वो एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं। तो हमसे पूछा रहा है कि रिफ्रैक्टरी पीरियड, न्यूरॉन का रिफ्रैक्टिव पीरियड कौन सा समय होता है, ये सवाल पूछा रहा है। न्यूरॉन का रिफ्रैक्टिव पीरियड जब जब किसी भी नए जो स्टिम्युली है ना, उनका जवाब कोई दे ही नहीं सकता है। सीधा सवाल यही है कि जवाब ही नहीं दिया जा सकता है। तो ये क्या है? तो ये होता है डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। एनसीईआरटी 12th की क्लास को आप देखोगे तो वहां पे रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के बारे में चर्चा की गई है। डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन जब सोडियम पोटेशियम पंप में बता रहा था, तो वहां पे भी इस बारे में मैंने थोड़ा सा ही बताया है, लेकिन हाँ चर्चा तो की है। ठीक है, तो जब एक न्यूरॉन जो है वो इंपल्सेस भेजता है, तो वह अपनी सामान्य स्थिति में लौटने में थोड़ा समय लगाता है, और उसी समय को रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो कहते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो क्या होता है? तो न्यूरॉन जो होता है
न्यूरॉन जो होता है इम्पल्सेस को भेज रहा है, इम्पल्सेस को भेज रहा है, तो उस इम्पल्सेस को जब भेज दिया है तो वो फिर से सामान्य स्थिति में तो आएगा ही ना। जो सोडियम जो सोडियम का आयन होता है ना वो 3 होता है, और पोटेशियम का जो आयन होता है ना वो 2 होता है। जो कोई भी सेल है, न्यूरॉन का सेल है, उस न्यूरॉन के सेल के अंदर निगेटिव होता है और उसके बाहर जो है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन जैसे ही आप ये कब है, ये स्टेडी स्टेट में है, जब जो है वो विराम में है। लेकिन जैसे ही वो गति में आती है, स्टिमुली करती है, तो उसका चेंज हो जाता है, अंदर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है और बाहर जो है वो निगेटिव हो जाता है। लेकिन फिर से इसको तो उसी फेज में लाना पड़ेगा ना, विरामा अवस्था में। तो उसी विरामा अवस्था में लाने में जो भी समय लगता है, उसी को जो उस समय जो होता है उसको रिस्पायरेटरी पीरियड जो है वो, रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो कहा जाता है। ठीक है। तो डीपोलराइजेशन मतलब कि सोडियम चैनल खुले होते हैं, न्यूरॉन पहले से ही उत्तेजित होते हैं, इसलिए दोबारा उत्तेजित नहीं हो सकते, क्योंकि सोडियम ऑलरेडी खुला हुआ है ना। 3 सोडियम जो है वो बाहर होता है, पोटेशियम जो है वो 2 अंदर होता है। 3 सोडियम बाहर से अंदर आता है तो निगेटिविटी हमेशा इसकी बनी हुई रहेगी। वैसे ही रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन क्या हो गया? डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन जो है क्या होता है कि सोडियम चैनल खुले होते हैं, न्यूरॉन्स पहले से ही एक्टिवेटेड होते हैं, तो ऐसे में फिर से वो कैसे न्यूरॉन्स एक्टिव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसी तरह से जो रीपोलराइजेशन क्या होता है कि सोडियम चैनल बंद हो जाता है और पोटेशियम जो है वो बाहर निकलता है, तो इस दौरान जो है वो न्यूरॉन जो है वो रीसेट हो रहा है। तो रीपोलराइजेशन होता है। तो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन भी आपको समझ में आया होगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, यह जो है वो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के शुरुआती चरण में होता है। इस दौरान जो है वो न्यूरॉन पूरी तरह से नॉन एक्साइटेबिलिटी में होती है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी काम वो नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां से हमारा आंसर बनेगा। हमने इस बारे में चर्चा की है, आप क्लासेस देखोगे उसमें भी आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, और नोट्स तो उसमें होता ही है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट सवाल है, रीजनिंग में इसको रखिएगा, लेकिन चलो यहीं पे देख लेते हैं। समूह से कौन सा बिलोंग जो है वो नहीं करता है? तो देखते हैं विल क्या है। विल क्या है? तो विल एक मैमल है। डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन एक मैमल है। शार्क क्या है? तो शार्क एक जो है वो कार्टिलेजियस फिश हो जाता है, तो मैमल्स के अनुसार तो नहीं चल पाया है। अब हम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के अनुसार जब चलेंगे ना, तो इन तीनों में क्या है कि कशेरुकी ये जंतु है। स्टार फिश जो होता है वो कशेरुकी नहीं होता है, वो इनवर्टिब्रेट्स होता है, अकशेरुकी है, इनवर्टिब्रेट्स है। और ये सब जो है वो क्या है? वो वर्टिब्रेट्स हैं, वो वर्टिब्रेट्स हैं। तो व्हेल, डॉल्फिन, शार्क ये तीनों जो है वो वर्टिब्रेट्स होते हैं, और स्टार फिश जो है वो वर्टिब्रेट्स नहीं होता है। तो इस तरह से आप आंसर को छाट सकते हो। बाकी आपको ये भी याद रखना है कि मैमल्स जो है, डॉल्फिन और शार्क मैमल है, और डॉल्फिन और व्हेल मैमल है, और शार्क जो है वो फिश हो जाता है, कार्टिलेजियस जो है वो फिश होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये लास्ट सवाल था। तो ये पूरा वीडियो रहा जहां पे हमने 3 पार्टों में इस जो 41 क्वेश्चन थे उनको जो हमने डिस्कस किया। हमने प्रयास किया है कि हर कुछ संभव चीजें हैं मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। जो भी पेरिफेरल एरिया की चीजें थी उनको भी बताने का प्रयास किया है। जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं वो अपनी क्लास को रिवाइज करते रहेंगे। एड यू के साइंस के लिए वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। उतना कर लेते हो तो 85% क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे, कितना भी टफ पूछ दे तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूं।